डॉक्टर्स की टीम है, तो कंसल्टेशन प्रोवाइड करा रही है, रेगुलर बैक टू बैक ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है, ताकि हम आयुर्वेद की अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। और दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक पे जो चर्चा करने वाले हैं या फिर जो अपन को ट्रेनिंग मिलने वाली है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये लंग्स के ऊपर है, अपने फेफड़ों की डिजीज के ऊपर है। और लंग्स जो है अपने बॉडी के बहुत वाइटल ऑर्गन है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको इस चीज से बताना चाहूंगा कि सेकंड वेव में अपन ने देखा था, कोविड की जो सेकंड वेव आई थी, उसने जो डेल्टा वेरिएंट था उसने लंग्स को कितना इन्फेक्टेड किया था, ठीक है। और वो सारी चीजें, लंग का जो इन्फेक्शन है अपनी इम्यूनिटी पे कितना डिपेंड करता है। अपन क्या किस चीज से अपन मतलब कि योगा जो योगा कर रहे हैं, जो योगा नहीं कर रहे, जो लोग इम्यून के जो फूड सप्लीमेंट लेते हैं नहीं लेते, कितना फर्क अपन को मालूम किया उन दिनों के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लंग्स जो है बहुत वाइटल ऑर्गन है। और हम अपनी फैमिली, क्योंकि देखो ये वायरस जो इन्फेक्शंस होते हैं मोस्टली अपने जो अपर जो ट्रैक्ट होता है उसको इन्फेक्ट करते हैं। अभी जो ओमिक्रॉन है वो अभी सिर्फ गले तक रह रहा है, जो डेल्टा था वो लंग्स को इन्फेक्ट करता था काफी, तो जिसके कारण बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती थी। तो ये सारी जानकारी वो आपको आगे मिलने वाली है आज की ट्रेनिंग के लिए, तो इसको आप अच्छे से समझना। प्लस अपन कैसे इससे प्रिवेंटिव मतलब कि इन चीजों से बच सकते हैं, जो अभी जैसे थर्ड वेव है, हो सकता है फोर्थ वेव भी आए, और किस चीज से अपन प्रिवेंट हो सकते हैं, कैसे अपने आसपास के लोगों से इन चीजों से बचा सकते हैं। तो आयुर्वेद की जो अवेयरनेस है बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। तो आज हमने जो इनवाइट किया है, डॉक्टर नेहा कुशवाहा हैं, जो कि जो रहने वाली वो मथुरा की हैं, प्लस राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एमओ हैं, और उनको लगभग क्लिनिकल एक्सपीरियंस है 10 से 15 साल का। और यूट्यूब पे भी उनके काफी वीडियोस आते हैं। अपना जो आयुर्वेद की अवेयरनेस है उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप अच्छे से उनको 1 घंटा सुनिए, पूरा जो अपने जो लंग्स और फेफड़े की बीमारी है उनके बारे में पूरा डिटेल देने वाली है। तो डॉक्टर नेहा, मैं इनवाइट कर रहा हूँ आपको, आप अपना ट्रेनिंग सेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं अभी। ठीक है, ओप्पो के नाम से है। नाउ यू कैन स्टार्ट इट। थैंक यू डॉक्टर पंकज। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नेहा कुशवाहा, एमओ इन राजस्थान गवर्नमेंट। आज आप सब लोगों के साथ लंग डिजीज के ऊपर चर्चा करने के लिए शामिल हुई हूँ। वैसे तो लंग डिजीज एक बहुत वाइड रेंज है और सारी लंग डिजीज को एक साथ कवर करना बहुत मुश्किल है। आज हम मोस्ट कॉमन डिजीज के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें है ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और कोविड-19 पर हम चर्चा करेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में जानने से पहले हम आपको जब हम किसी भी सिस्टम से संबंधित डिजीज के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो उससे पहले हमें उस सिस्टम के एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम ये जान सके कि वह डिजीज होती कैसे है। उसको समझने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। अब जैसे हम ये पहली स्लाइड देख रहे हैं, तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। वैसे तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा, वो नोज से शुरू हो जाता है, नोज के बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स और उसके बाद ट्रेकिया। तो ये हमारी यहाँ पे ट्रेकिया से स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि आप ये देख रहे हैं ट्रेकिया है। ट्रेकिया आगे चलकर फर्दर जो है प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। जो प्राइमरी ब्रोंकस होता है वह प्राइमरी ब्रोंकस जब दोनों लंग में एंट्री करता है, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। राइट प्राइमरी ब्रोंकस राइट लंग में एंट्री करता है और लेफ्ट लंग में। राइट लंग जो होता है वो 3 लोब में डिवाइड होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है वह 2 पार्ट में डिवाइड होता है, क्योंकि राइट लंग थोड़ा बड़ा होता है और लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट भी आ जाता है। इसके आगे अगर हम देखें तो राइट जो ब्रोंकस है वो फिर फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, और लेफ्ट जो ब्रोंकस है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसे सेकेंडरी ब्रोंकस कहते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर आगे चलकर सेगमेंटल ब्रोंकस में चेंज हो जाता है। जैसे हम दूसरी स्लाइड में अपना देखेंगे कि दूसरी स्लाइड लगा दें प्लीज। सेगमेंटल ब्रोंकस में चेंज हो जाता है। सेगमेंटल ब्रोंकस फिर लार्ज सेगमेंटल ब्रोंकाई और फिर फर्दर स्मॉल सेगमेंटल ब्रोंकाई में चेंज होते हैं। अब इसको आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि जो हमने जैसे पहली स्लाइड में
ट्रैकिया की जो स्ट्रक्चर देखी थी उसमें हमने देखा था कि जो ट्रैकिया है वह उसमें आप ये देखेंगे छल्ले से दिख रहे हैं इसमें, ये सी आकार के छल्ले होते हैं और ये पीछे से खुले हुए होते हैं, इन्हें कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज आप देखेंगे कि प्राइमरी ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकस तक पाए जाते हैं, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट हमने स्लाइड में ये देख रहे हैं कि जो सेगमेंटल ब्रोंकस हैं उसमें ये आप देख रहे हैं कि इंटरप्टेड कार्टिलेज है। ये इंटरप्टेड कार्टिलेज जो है स्मॉल सेगमेंटल ब्रोंकाई तक आ रहा है। सेगमेंटल ब्रोंकस से स्मॉल सेगमेंटल जो ब्रोंकाई तक का पार्ट है वो कॉमनली हम इसे ब्रोंकाई कहते हैं। जो ब्रोंकाइटिस डिजीज होती है वह इसी पार्ट में इन्फेक्शन के कारण होती है। यहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो ब्रोंकाइटिस होती है, इस पार्ट में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। अब ये स्मॉल सब सेगमेंटल जो ब्रोंकाई है आगे चलकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो रही है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे फर्दर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में इसकी कई सारी शाखाएं डिवाइड हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वो एल्वियोलर डक्ट के माध्यम से एल्वियोलर सेक में खुलती है और एल्वियोलर सेक के चारों तरफ एल्वियोलाई लगी हुई होती है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख भी रहे हैं कि अंगूर के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये अंगूर के गुच्छे जो है एल्वियोलाई हैं, ये इसमें कई सारी एल्वियोलाई होती है एल्वियोलर सेक के चारों तरफ, और ये एल्वियोलर सेक के चारों तरफ उपस्थित है ये एल्वियोलाई, एल्वियोलर सेक, एल्वियोलर डक्ट और इसमें जुड़ी हुई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल मिलकर एक एसिनाई कहलाती हैं। जो एल्वियोलाई होती है यह एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की सबसे छोटी यूनिट होती है, इसी के माध्यम से गैस का एक्सचेंज होता है। कैसे होता है कि इस जो एल्वियोलाई है इसके चारों तरफ कैपिलरीज होती हैं, जो आर्टरी और वेन की सबसे छोटी शाखा होती है वो कैपिलरीज कहलाती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, यह इस एल्वियोलाई के चारों तरफ होती है। तो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो इसमें एल्वियोलाई में आ जाती है और एल्वियोलाई की जो ऑक्सीजन होती है वह ब्लड में चली जाती है। तो अब आपको यहाँ एक चीज और इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि जो ये एल्वियोलाई है, एक लंग में तकरीबन 300 मिलियन एल्वियोलाई होती हैं, यानी लगभग ये 75 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती हैं। यानी एक लंग में ये लगभग 75 मीटर स्क्वायर का एरिया बनाती है, जिससे कि गैस का एक्सचेंज हो रहा है। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे आपको और भी स्पष्ट दिखाई देगा कि जो आप ये रेड रेड सर्कल सा देख रहे हैं थ्रेड का, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। ये जो इसका रेड पार्ट है टर्मिनल ब्रोंक्यूल का, ये है इसका स्मूथ मसल्स फाइबर। कौन से फाइबर? स्मूथ मसल फाइबर। आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि स्मूथ मसल फाइबर कम होते चले जा रहे हैं और उसके नीचे आपको एक ग्रीन कलर के थ्रेड दिखाई दे रहे हैं, यह है इलास्टिन फाइबर। ये इलास्टिन फाइबर नीचे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई में काफी बढ़ जाते हैं। और इस इलास्टिन फाइबर का काम क्या होता है कि जब एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकलती है तो एल्वियोलाई सिकुड़ती है, तो कहीं ये एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो जाए तो इसको उठाने का काम इलास्टिन फाइबर करते हैं। और यही काम एल्वियोलाई के अंदर दो टाइप की सेल होती हैं, उसमें जो टाइप 2 एल्वियोलाई सेल होती है वो एक सर्फेक्टेंट रिलीज करती है, वो सर्फेक्टेंट भी इसको उठाने का काम करता है। यानी इलास्टिन फाइबर और सर्फेक्टेंट दोनों ही एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं। अब क्या आप ये जानेंगे कि एल्वियोलाई केवल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ही जुड़ी होती है? नहीं, ये एक एल्वियोलाई दूसरी एल्वियोलाई से भी जुड़ी हुई होती है। इनके बीच में एक छोटा सा पोर होता है जिसे पोर ऑफ कोहन कहते हैं। इस पोर ऑफ कोहन से एक एल्वियोलाई दूसरी एल्वियोलाई से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट स्लाइड। इस डायग्राम में और ज्यादा स्पष्ट है, आप देखिए पहले वाले ही डायग्राम में देखिए बहुत अच्छे से इसमें स्मूथ मसल्स फाइबर और इलास्टिन फाइबर दिखाए हैं। और ये जो आप सबसे लास्ट में तीसरे नंबर का डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये देखिए पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी ये शाखाओं में डिवाइड हुई और इसकी सबसे लास्ट की जो शाखा है वो कहलाती है कैपिलरी। ये कैपिलरी इस एल्वियोलाई के चारों तरफ इन्होंने जाल बना रखा है और यहीं से गैस का एक्सचेंज एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
हेलो, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम चर्चा करेंगे, ये तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर, हमने लंग्स की, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चर देखी। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि अब हम आगे अस्थमा के ऊपर चर्चा करते हैं। हम अस्थमा की जब इटियोपैथोजेनेसिस पे चर्चा करेंगे तो हमें लगभग लंग्स में होने वाली सभी बीमारियों की पैथोजेनेसिस समझ में आ जाएगी, इसलिए इस पे हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। हम देखते हैं जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई डिजीज होती है और कोई भी बाहर से एंटीजन है, एलर्जन है या टॉक्सिन है, अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बाहर से प्रवेश करता है तो उसके प्रवेश करने के बाद वह ट्रैकिया, ब्रोंकस, इस सबसे पहले यहाँ पर प्रवेश करेगा। तो ये एक ट्रैकिया या ब्रोंकस जो होता है वो एक पाइप की तरह होती है, जैसे पाइप के बीच में ल्यूमन जगह होती है, ऐसे ही इसके बीच में ल्यूमन होती है वह जगह, और इसके चारों तरफ इसकी जो वॉल होती है वो वॉल अंदर से और बाहर की तरफ अगर उसको देखेंगे, जैसे नीचे क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो ये 3 लेयर में डिवाइड होती है। इसके सबसे अंदर की तरफ जो होता है वो सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम होती है, इसमें सीलिया लगे हुए होते हैं, और इसी सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम के बीच बीच में गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। गॉबलेट सेल का क्या काम होता है? ये गॉबलेट सेल म्यूकस प्रोडक्शन का काम करती हैं। नॉर्मली अवस्था में भी गॉबलेट सेल से म्यूकस प्रोडक्शन होता है, ताकि ये जो ल्यूमन है इसकी जो स्निग्धता है वो बनाई रखी जा सके। इस सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम के ठीक अंदर की तरफ, यानी उससे बाहर की तरफ अगर चलेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। इस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के बाहर मस्कुलर लेयर होती है। अब जब अस्थमा के केस में कोई भी एलर्जन इस ट्यूब के अंदर, ट्रैकिया या ब्रोंकस के अंदर प्रवेश करता है तो ये सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम जो है उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे वहां रोकती है। ये उसमें अटैच होके इससे अंदर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में मास्ट सेल पाई जाती हैं, और इन मास्ट सेल के ऊपर IgE रिसेप्टर होता है। ये IgE रिसेप्टर जो है वो इस एलर्जन को चिपका लेता है अपने में, और इस एलर्जन के जब IgE रिसेप्टर के ऊपर चिपकता है तो ठीक उसके बाद डीग्रेनुलेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इस डीग्रेनुलेशन के फलस्वरूप इसमें से केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जिन्हें साइटोकाइंस कहते हैं। कई तरह के होते हैं, हिस्टामिन है, ल्यूकोट्राइन्स हैं, और भी कई तरह के ये केमिकल मीडिएटर्स होते हैं। ये केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होकर और 4 तरह की प्रक्रिया चालू करते हैं। कौन सी? सबसे पहली तो ये इओसिनोफिल को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कीमो अट्रैक्शन ऑफ इओसिनोफिल्स। इससे इओसिनोफिल क्या होती है, एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। उसकी जब परमेबिलिटी बढ़ती है तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ने से उसके अंदर से जो फ्लूइड है वो अधिक मात्रा में निकलता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर में इकट्ठा होता है, जिससे एडिमा हो जाता है, यानी सूजन हो जाती है। अब किसी जगह एडिमा होगा, इन्फ्लामेशन होगी, तो वो क्या होगा, वह जगह चौड़ी होगी और उसकी ल्यूमन सक्रिय होगी। तीसरा, स्मूथ मसल सेल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके फलस्वरूप भी ल्यूमन सक्रिय होगी क्योंकि स्मूथ मसल सेल निरंतर कॉन्ट्रैक्शन में आ रही हैं। चौथा, यह गॉबलेट सेल को हाइपर एक्टिव कर देती है, उससे क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा। ये सब प्रोसेस जो हो रही है वो हमारे बॉडी का इम्यूनो सिस्टम करवा रहा है। इम्यूनो सिस्टम भी जब कोई बाहर का एंटीजन या कोई भी बाहर का पार्ट हमारे शरीर में जाता है तो बॉडी नहीं चाहती कि कोई आउटर चीज बॉडी के अंदर आए, तो बॉडी 2 तरह से मैकेनिज्म करती है, एक तो डिफेंस की, दूसरा अटैक की। तो जो ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर में कार्य हो रहे हैं ये सब हमारे डिफेंस के तौर पे हो रहे हैं। गॉबलेट सेल जो म्यूकस का प्रोडक्शन तेजी से हो रही है वो अटैक के तौर पे हो रही है, इसे मैं आगे बताऊंगी आपको। इसके साथ ही यहाँ पे एक सेल और होती है, TH2 सेल। यह TH2 सेल जो होती है वो इंटरल्यूकेन 13, इसकी नेक्स्ट स्लाइड 1 मिनट के लिए लगाएंगे आप।
इंटरल्यूकिन, ये देखिए इसमें दिख रहा है कि जो TH2 सेल है वो इंटरल्यूकिन 13 और ERB रिसेप्टर, ये दोनों मिलकर सिग्नल भेजते हैं किसको? गॉबलेट सेल। ये रिसेप्टर गॉबलेट सेल पे ही होते हैं, ये मिलके गॉबलेट सेल के DNA को मैसेज भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं कि म्यूकस का प्रोडक्शन करो। पिछली वाली स्लाइड वापस लगा दें प्लीज। तो जब यह इंटरल्यूकिन 13, आपने देखा कि गॉबलेट सेल से म्यूकस प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, जब यह इंटरल्यूकिन 13 ही ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाएगा। इसके साथ साथ यह सेल इंटरल्यूकिन 5 भी रिलीज करती है। इंटरल्यूकिन 5 जो है इयोसिनोफिल को मैच्योर करने का काम करती है। अब यहाँ पे स्थिति ये हो गई कि अगर ये स्थिति लगातार जारी रहेगी तो स्मूथ मसल सेल का कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, और आप जानते हैं जब जिस भी पार्ट का बॉडी में ज्यादा उपयोग होता है वह उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो स्मूथ मसल सेल्स की क्या होगी? हाइपरट्रॉफी होगी, फलस्वरूप ल्यूमन छोटी पड़ जाएगी। एपिथेलियल सेल्स नंबर में बढ़ जाएंगी, लगातार एलर्जन आने के कारण उसको हटाने के लिए एपिथेलियल सेल्स नंबर में बढ़ जाएंगी। और इसके साथ ही अब जब यहाँ केमिकल मीडिएटर्स जब ज्यादा रिलीज हो रहे हैं तो इसके साथ एक और एंजाइम होता है न्यूट्रोफिल इलास्टेज, यह भी अधिक मात्रा में रिलीज होता है। ये इसका क्या काम होता है? ये प्रोटीएज के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। प्रोटीएज का काम होता है कि जो म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है उसको गलाने का काम होता है म्यूकस को। लेकिन जब ये न्यूट्रोफिल इलास्टेज प्रोटीएज के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि म्यूकस जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है और वह क्रिस्टल के रूप में इस ल्यूमन में जमा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ल्यूमन जो होता है बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और गैस के एक्सचेंज में परेशानी आने लगती है। यह सभी जो प्रोसेस होती हैं, आगे की स्लाइड लें प्लीज, इससे भी आगे सिम्टम पे आ जाए इसके एक, हाँ यहाँ पे एक स्लाइड और आगे ले लें प्लीज। ये सब जो प्रोसेस इटियोपैथोजेनेसिस हो रही है, बस यही वाली स्लाइड, इसके फलस्वरूप कुछ क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। क्या फीचर आते हैं? सबसे पहले चेस्ट में टाइटनेस होगी। क्यों? क्योंकि स्मूथ मसल सेल में निरंतर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए चेस्ट में टाइटनेस होगी। दूसरा, जब चेस्ट टाइट है, ल्यूमन में क्रिस्टल जमा है, तो ब्रीथलेसनेस होगी, और जब वो सांस लेने में उसे कठिनाई हो रही है तो व्यक्ति ये चाहेगा कि उसके अंदर जो म्यूकस जमा हो गया है, जो स्पुटम जमा हो गया, उसे वो बाहर निकाले। इसके लिए वो बार बार कफ आएगी, यानी बार बार उसको खांसी आएगी। इस खांसी के थ्रू वह बार बार इसको म्यूकस को निकालने की चेष्टा करेगा। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि ठंड के दिनों में जो है इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं कि हमें इस तरह के सिम्टम प्रकट होते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन जो जनरल होते हैं वो 10 दिन से ज्यादा नहीं रहते। लेकिन अस्थमा का इन्फेक्शन 10 दिन में ठीक नहीं होता है, वो कंटिन्यू बना रहता है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने पे या बहुत ज्यादा विंटर में यह बढ़ जाता है। इससे पीछे वाली स्लाइड लें प्लीज। हाँ, अब जैसे हमने ये देखा तो इसमें कई रीजन होते हैं। ये तो हमने इटियोपैथोजेनेसिस देख लिया और उसके कारण क्या लक्षण आए हैं अस्थमा में ये देखा है। तो लेकिन इसका कारण क्या होता है? कई बार ये मानते हैं चाइल्डहुड इन्फेक्शंस, बच्चों में कई जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसकी वजह से अस्थमा आकर होता है। एलर्जन होते हैं घर में, धूल है, धुआं है, जैसे कई घरों में अभी चूल्हे जलते हैं तो चूल्हे की जो धुआं निकलता है, या घर में कई लोग, बड़े लोग स्मोक करते हैं, तो जो स्मोक कर रहे हैं उन्हें तो होगा ही, लेकिन उनके आसपास जो घर का मेंबर है उन्हें भी पैसिव स्मोकिंग का सामना करना पड़ता है और उनमें भी यह बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा कुछ पॉल्यूशन तो है ही, बाहर जैसे आप जाएंगे तो गाड़ियों का पॉल्यूशन है, फैक्ट्रीज का पॉल्यूशन है, इसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। डाइटरी हैबिट्स जैसे पोषण की कमी होना और जंक फूड का अधिक मात्रा में बॉडी में जाना, जिसकी वजह से भी इम्यूनिटी कमजोर होती है और कई तरह की एलर्जी बॉडी पे अटैक करती हैं और इसमें कुछ अस्थमा भी उत्पन्न हो सकते हैं। कई बार बहुत सकरे घरों में लोग रहते हैं, मतलब छोटी जगह पे बहुत ज्यादा लोगों का रहना भी अस्थमा का कारण हो सकता है। बचाव क्या क्या हो सकते हैं? व्यक्ति खुले स्पेस में रहे, पॉल्यूशन से बचाव करे,
अगर आपके आसपास कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसे स्मोकिंग के लिए ना कहें, ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। और कुछ स्टडीज भी ऐसी हुई हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें चाइल्डहुड में अगर वर्म इन्फेक्शन हो, जैसे पैरासाइट्स इन्फेक्शन, वर्म वगैरह, तो अगर जिन्हें वो होते हैं उन लोगों को अस्थमा नहीं होता। ऐसी कुछ स्टडीज भी सामने आई हैं। इसके अलावा गट में जो लैक्टोबैसिलाई की उपस्थिति है वो भी अस्थमा से बचाती है। एक पॉइंट है जो थोड़ा डाउट में है, कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर अर्ली एज में जो घर में पालतू जानवर होते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली वगैरह, इनको रखना अस्थमा से बचाता है, और कुछ लोगों को जानना है कि इससे जो एक्सपोजर होता है वो अस्थमा को पैदा करता है। तो ये पॉइंट थोड़ा डाउटफुल है। नेक्स्ट प्लीज। यह तो थे, हमने अभी तक अस्थमा के कारण भी जाने, उसकी पैथोजेनेसिस भी जानी, उसके सिम्टम भी जाने, किस वजह से हो रहा है। अस्थमा का जो हमने पैथोजेनेसिस बहुत डीप में जाना है, तो आगे की सभी डिजीज जो है उसको समझना हमें बहुत आसान हो जाता है। जैसे अब है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो यह डिजीज में वही दो तरह से आती है, एक तो ब्रोंकाइटिस होती है, दूसरी एम्फाइसीमा होती है। ब्रोंकाइटिस मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमने जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो जो ब्रोंकल सेगमेंटल ब्रोंकस से लेकर स्मॉल सेगमेंटल ब्रोंकाई तक का पार्ट हम कॉमनली ब्रोंकाई कहते हैं। इसमें जब इन्फ्लामेशन होता है, इसमें जो इन्फेक्शन हो की वजह से इन्फ्लामेशन होता है, उस डिजीज को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यहाँ पे कोई भी एंटीजन जब आता है या टॉक्सिन आता है तो यहाँ इन्फ्लामेशन होगा, वही प्रोसेस वापस चालू होती है जो अस्थमा में मैंने आपको बताई थी। जब यहाँ पे कोई एंटीजन आता है तो इन्फ्लामेशन होगा, गॉबलेट सेल हाइपर एक्टिव होंगी और म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर उसके फलस्वरूप क्या होगा, ल्यूमन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ ही ल्यूमन को इस जगह पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उसको कफ को बाहर निकालने के लिए काफी काम करना पड़ता है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। इसकी वजह से इलास्टिन फाइबर कमजोर पड़ जाते हैं। इलास्टिन फाइबर कमजोर पड़ने से वो टूट जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके साथ ही लगातार इन्फ्लामेशन रहने से उस जगह की वॉल डैमेज होने लगती है, जिससे कि बॉडी उस जगह पे फाइब्रोसिस की प्रोसेस चालू करती है, और जिसकी दीवार जो है वो, जैसे आप देखते हैं ना फाइब्रोसिस किसी भी जगह होती है तो वो जगह कड़क हो जाती है, तो इसी तरह से रेस्पिरेटरी की जो ये वाल है वो कड़क हो जाएगी, और फिर इसके कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत आती है और वो परमानेंटली वहां पे डैमेज होता है। तो कफ को निकालने में बहुत दिक्कत आती है, और इसको निकालने के लिए लगातार खांसी होती है। ब्रोंकाइटिस का एक सिम्टम यह है कि खांसी जो है वो 2 से 3 महीने से लेकर के 2 से 3 साल तक पुरानी हिस्ट्री मिलती है, तो वो ब्रोंकाइटिस कहलाता है। तो ब्रोंकाइटिस में वही है, उसी तरह से ब्रोंकस वाले पार्ट में सूजन होगी, लगातार सूजन रहने से डैमेज होगा, फाइब्रोसिस की प्रोसेस चालू होगी, गॉबलेट सेल हाइपर एक्टिव होंगी और गॉबलेट सेल हाइपर एक्टिव हो जाएंगी, और फलस्वरूप ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी होगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये स्लाइड हम जैसे दूसरी डिजीज देख रहे हैं, दूसरी है एम्फाइसीमा। अब इसमें जो हमने ये डिजीज देखी कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में तो ब्रोंकस वाला जो पार्ट था वह प्रभावित हो रहा था, और एम्फाइसीमा में उसके नीचे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वुलाई वाला पार्ट प्रभावित होता है। ये दोनों डिजीज इरिवर्सिबल है, यानी इसमें जो डैमेज होता है वह ठीक नहीं होता है। और अस्थमा क्या है, रिवर्सिबल है, यानी अस्थमा होने के बाद ठीक हो सकता है। इसका जो जो डैमेज होता है, इसलिए इसे कहते हैं कि इसमें लंग जो है डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, यानी वो खत्म होते हैं, उसके मतलब वो वापस ठीक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो अब एम्फाइसीमा में हम देखते हैं कि इसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के एल्वुलाई वाला पार्ट शामिल होता है। एम्फाइसीमा मेनली 2 तरह का होता है, सेंट्रिसिनार एम्फाइसीमा और पेंसिनार एम्फाइसीमा। अब आप ये जो पहली वाली सेंट्रिसिनार एम्फाइसीमा की पिक्चर देख रहे हैं, ये इसमें क्या होता है, सेंटर के एल्वुलाई जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लगे होते हैं वो शामिल होते हैं। ये पिक्चर मेनली स्मोकर्स में पाई जाती है, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं ना, उन लोगों में सेंट्रिसिनार एम्फाइसीमा होता है।
और जो पेनिसिलिन एम्फाइसीमा होता है, इसमें पेरिफेरी के भी सारे एल्वियोलाई शामिल होते हैं और पूरे सारे एल्वियोलाई शामिल होकर इस तरह की पिक्चर बनती है। ये होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से। ये एक जेनेटिक डिजीज है। तो अब हम चर्चा करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि इसमें एल्वियोलाई जो है काफी बड़ी हो गई है। तो प्रश्न ये होता है एल्वियोलाई कैसे बड़ी हुई, ये किस तरह से, इनमें क्या चेंजेस हुए कि इस तरह से बड़ी हुई। तो हमने पहले ही आपको कहा था, जैसे कोई भी एंटीजन जब बॉडी में प्रवेश करता है तो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। कहीं पे बॉडी की किसी भी पार्ट में जब कोई भी एंटीजन, ये मैकेनिज्म सेम है, एंट्री करेगा तो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे। ये केमिकल मीडिएटर्स वही सारी प्रोसेस जो अस्थमा में बताई थी चालू करेंगे। इन्फ्लामेशन होगा, परमेबिलिटी बढ़ाएंगे ब्लड वेसल्स की, इन्फ्लामेशन होगा, गॉबलेट सेल को हाइपर एक्टिव करेंगे जिससे कि म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये म्यूकस का बढ़ा हुआ प्रोडक्शन जो सीलियरी एपिथेलियम होती है वो इतना हो जाता है कि ये सीलिया इसको बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से ये वो क्रिस्टल के रूप में चेंज होता है और यह धीरे धीरे इस ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट करना चालू कर देता है। जब यह बड़ा हुआ श्लेष्मा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक आता है तो उस जिस भी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल को यह ऑब्स्ट्रक्ट करता है यानी रोकता है, उससे जुड़ी हुई एल्वियोलाई का गैस एक्सचेंज रुक जाता है। तो अब वो एल्वियोलाई गैस एक्सचेंज कहाँ से करे? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक एल्वियोलाई दूसरे एल्वियोलाई से छोटे से छेद यानी पोर के द्वारा जुड़ी होती है, जिसे पोर ऑफ कुहन कहते हैं। यह पोर ऑफ कुहन से गैस का एक्सचेंज होता है, यानी वो एल्वियोलाई फिर दूसरे एल्वियोलाई से पोर ऑफ कुहन के माध्यम से गैस का एक्सचेंज करती है। अब जब गैस का एक्सचेंज छोटे से मार्ग से हो रहा है तो धीरे धीरे वो पोर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, जिससे कि जब वो पोर बढ़ता है धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाता है कि दो एल्वियोलाई एक दिखने लगती है। इसी तरह से धीरे धीरे वो उस एरिया की सारी एल्वियोलाई आपस में मिल जाती है, एक बड़ी एल्वियोलाई का रूप ले लेती है जिसे बुल्ला कहते हैं। अब आप ये देखेंगे जब कोई भी छोटी चीज होती है उसे खोलना बंद करना आसान होता है। जैसे हम घर में एक संदूक से अगर इसकी तुलना करें तो उसे खोलना बंद करना आसान होता है, लेकिन एक बड़ा बक्सा हो तो उसे खोलना बंद करना इतना आसान नहीं होता। इसी तरह से यहाँ पे जो इसके चारों तरफ इलास्टिन फाइबर लगे होते हैं, अब जब ये एल्वियोलाई बड़े रूप में हो गई है तो इसको खोलना बंद करना इतना आसान नहीं रहा। इस इलास्टिन फाइबर को बहुत जोर लगाना पड़ता है और धीरे धीरे वो कमजोर होने लगते हैं और कमजोर होके एक स्थिति में वह टूट जाते हैं। जब वो नष्ट होते हैं तो ये जब एल्वियोलाई में से गैस बाहर निकलती है तो ये परमानेंट कोलैप्स हो जाती है। इस तरह से धीरे करके जब ये बीमारी बढ़ती है तो एल्वियोलाई कोलैप्स होना शुरू कर देते हैं और लंग फेल की स्थिति में चला जाता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। इस वाली स्लाइड में मैंने वही बताया है आपको कि जैसे टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय द लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू, कि वही जब इलास्टिक टिश्यू का लॉस होगा तो जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, वे अफेक्टेड होंगे यानी इससे प्रभावित होंगे और उसका रिजल्ट वही होता है कि धीरे धीरे सारे एल्वियोलाई कोलैप्स करते हैं। नेक्स्ट, अब हम ये देखते हैं कि इसमें सिम्टम क्या आ रहा है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे एम्फाइसीमा के। तो सबसे पहला जो फीचर होगा वो कॉमनली है सब में, कफ होगा। किसके साथ? स्पुटम के साथ, यानी कफ के साथ साथ बलगम भी आएगा। और जब जो लोग स्मोकर हैं उनमें स्मोकिंग करते वक्त ज्यादा कफ की उत्पत्ति होगी। दूसरा है ब्रीथलेसनेस, यानी सांस लेने में कठिनाई होना। इसको हम ग्रेडिंग के तौर पे बांटते हैं। सांस लेने में कठिनाई किस लेवल पर, बीमारी की किस लेवल पर, किस हिसाब से होती है। जब व्यक्ति 0 ग्रेड पे होता है यानी अभी शुरुआत भी नहीं है तो उसे कोई सांस लेने में कठिनाई नहीं होती, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। पहले ग्रेड पे जब हम आते हैं तो वो जल्दी चलने पर या पहाड़ी के ऊपर चढ़ने पर उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। सेकंड ग्रेड में यह होता है कि वह थोड़ा सा चलेगा, थोड़ी दूरी पर चलेगा और उसे सांस लेने में कठिनाई होगी। तीसरे स्टेज में बहुत कम चलने पर भी, यानी लगभग अगर 100 मीटर भी चलेगा तो वो सांस लेने में उसे तकलीफ होगी। और चौथी स्टेज में तो उसे बैठे बैठे भी सांस लेने में तकलीफ होगी, घर में चलने में भी सांस लेने में तकलीफ होगी। इसके साथ साथ
एडिमा होगा, ये सिम्टम तो पहले किस कारण होता है बता ही चुकी हूं मैं। मॉर्निंग हेडेक होगा, क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी में, हाइपर और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, इस वजह से मॉर्निंग हेडेक होगा। नेक्स्ट स्लाइड, यह मैंने आप नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस स्लाइड में हम जो एम्फाइसीमा या की तुलना कर रहे हैं, तो इसमें सीओपीडी में ये बताया गया है कि FEV1 के हिसाब से उसकी सीवियरिटी नापी गई है कि जब FEV1 होता है फोर्सफुली एक्सपिरेशन वॉल्यूम इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में व्यक्ति जितनी सांस बाहर निकालता है उसे FEV1 कहते हैं। FEV1 COPD में डाउन हो जाता है। माइल्ड में इसकी परसेंटेज बताइए, जैसे माइल्ड में अगर FEV1 80% या उससे के लगभग बराबर है तो ये माइल्ड होता है, या FEV1 और FVC का रेशो 0.7 से कम होना चाहिए। पिछली वाली स्लाइड प्लीज जी। दूसरा मॉडरेट की अगर बात करें तो इसमें हमें 80% से और 50% से और 80% के बीच में FEV1 होता है। सीवियर में FEV1 रेशो जो है 30 से 50% के बीच में रह जाता है। बहुत ज्यादा सीवियर में यह 30% से भी नीचे रह जाता है। नीचे वाली स्लाइड में वही बताया गया है, FEV1 हर डिजीज में कम होता है, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, एम्फाइसीमा हो, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है हमारा एयर ब्लड बैरियर। एयर ब्लड बैरियर मतलब एयर जो एल्वियोलाई से कैपिलरीज के ब्लड में जा रही है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वियोलाई के बीच में आ रही है, उसके बीच में कितने बैरियर होते हैं, इसका जानने के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे हम कुछ डिजीज जानेंगे तो उसके बीच में हमें पता होना चाहिए कि किस हिसाब से वॉल हैं जो बैरियर का काम कर रही हैं। कैपिलरीज है, कैपिलरीज के अंदर आरबीसी होती है, आरबीसी ही गैस का एक्सचेंज करती है। तो पहली लेयर तो आरबीसी की वॉल हुई, दूसरा कैपिलरी की वॉल हुई, तीसरा जब ये एल्वियोलाई से लगी हुई है तो एल्वियोलाई की वॉल, और एल्वियोलाई के अंदर उसकी जो टाइप 1 सेल है उसकी वॉल। इस तरह से इनके बीच में 4 बैरियर होते हैं जो कि गैस एक्सचेंज के बीच में रहते हैं, एल्वियोलाई से और कैपिलरी के बीच में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ भी वही स्ट्रक्चर, बैक वाली स्लाइड लीजिए प्लीज। हाँ, वही स्ट्रक्चर है, आपको एल्वियोलर स्पेस दिख रहा है। इस एल्वियोलर स्पेस के चारों तरफ कैपिलरीज हैं और इस एल्वियोलर स्पेस में आपको मैक्रोफेज सेल भी दिखाई दे रही है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इन मैक्रोफेज सेल को कि आगे मैं इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, अब पिछली वाली स्लाइड लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे ARDS। ARDS मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट यानी जो बहुत जल्दी होता है, तेजी से होता है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को धीरे धीरे खत्म करता है, नष्ट करता है, यह सिंड्रोम। तो अभी तक तो हमने जैसे ये देखा है कि कोई भी टॉक्सिन है वो बाहर से बॉडी में आ रहा है, लेकिन इसमें जो टॉक्सिन होता है वो बॉडी में अंदर से ही आता है। कहाँ से आ रहा है वो टॉक्सिन? ब्लड के थ्रू। तो आप सोचेंगे ब्लड के थ्रू कैसे आ रहा है टॉक्सिन अंदर से ही? कि हम देखते हैं कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, वह किसी भी मार्ग से अगर शरीर में जाता है, चाहे वो मुंह के द्वारा जाए, चाहे यूरिथ्रा के द्वारा जाए, चाहे एनल कैविटी के द्वारा जाए, वह जाके शरीर में टॉक्सिन उत्पन्न करता है जिसे एंडोटॉक्सिन कहते हैं। जब ये एंडोटॉक्सिन ब्लड में मिलते हैं तो जब एल्वियोलाई के चारों तरफ जो कैपिलरीज होती है उस ब्लड में ये टॉक्सिन आते हैं, तो इस एल्वियोलाई में जो है कैपिलरीज में न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं। न्यूट्रोफिल्स के चारों तरफ रिसेप्टर होते हैं जो इस एंडोटॉक्सिन को कैच करते हैं। इसको कैच करके इसमें से वही केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे यानी साइटोकाइंस। यह साइटोकाइंस कोशिश करते हैं कि इस एंडोटॉक्सिन को खत्म किया जाए, और इस कोशिश के साथ साथ ये यहाँ पर उपस्थित मैक्रोफेज सेल को भी एक्टिव करते हैं। यह जो मैक्रोफेज सेल है वह
यह जो मैक्रोफेज सेल है यह क्या करती है, यह भी केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करती है। इस तरह से आप देखिए, जब न्यूट्रोफिल भी केमिकल मीडिएटर रिलीज कर रही है, मैक्रोफेज भी केमिकल मीडिएटर्स रिलीज कर रही है, तो यहाँ पर केमिकल मीडिएटर्स की काफी मात्रा इकट्ठी हो जाती है। और ये केमिकल मीडिएटर्स क्या करते हैं, एल्वियोलाई और कैपिलरीज के जो बीच की वॉल है इसको खत्म कर देते हैं। जब ये वाल खत्म हो जाएगी, इसके बीच की लेयर खत्म हो जाएगी, बैरियर खत्म हो जाएगा, तो कैपिलरीज से जो ये न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेज है और भी जो ब्लड के ग्रेन्यूल्स है वो सब एल्वियोलाई में प्रवेश कर जाते हैं। जब आप देखेंगे सेकंड पिक्चर में कि एल्वियोलाई स्पेस के अंदर हमें न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज सब दिखाई दे रहे हैं। जब ये प्रोसेस होती है तो फिर बॉडी क्या करती है, बॉडी सोचती है कि इस डैमेज को पूर्ति की जाए, ये डैमेज खत्म किया जाए। तो यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट नाम की सेल एक्टिव होती है। फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है वो फाइब्रिन का प्रोडक्शन करती है। फाइब्रिन बहुत अधिक मात्रा में जब प्रोडक्शन होता है तो यह यहाँ पे एक दीवार बना देता है, लेयर बना लेता है, जिसे हाइलिन मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जब हम देखते हैं कि शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है, कभी स्किन के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, तो उस जगह पे जब वो उसकी हीलिंग होती है तो हम देखते हैं वो जगह बहुत ही टाइट हो जाती है और बहुत ही उसमें हीलिंग हमें बहुत टाइट हो जाती है। इसी तरह से जब यह जगह की हीलिंग हो रही है तो इस जगह की जब हीलिंग होती है तो ये जगह बहुत टाइट हो जाती है। जब जगह इसका कॉन्ट्रैक्शन मतलब इलास्टिसिटी खत्म होगी, जगह टाइट होगी, तो क्या होगा, गैस का एक्सचेंज जो है वह बाधित होगा। जब यह स्थिति होती है, इसी तरह से जब ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है और लगातार चलता है तो एक एल्वियोलाई से दूसरी एल्वियोलाई और धीरे धीरे सारी एल्वियोलाई इसकी शिकार होती हैं और इनकी इलास्टिसिटी खत्म होती है और टाइट वॉल के कारण गैस का एक्सचेंज बाधित होता है। अब इस स्लाइड में, हाँ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस स्लाइड में मैंने वही रीजन आपको जो मैंने पहले बता दिए हैं कि किस तरह से टॉक्सिन जो है वो शरीर के अंदर जा रहा है, वही है स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस स्लाइड में मैं आपको बता रही हूं कि जब ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि टॉक्सिन गया, शरीर के अंदर चला गया और उसने फाइब्रोसिस कर दी, फिर फलस्वरूप शरीर में क्या चेंज हो जाएंगे, शरीर में क्या चेंज होंगे, सबसे पहले हाइपोक्सिया हो जाएगा और PaO2 FiO2 का जो रेशो है 200 mm of Hg से भी कम हो जाएगा। PaO2 मतलब आर्टीरियल ऑक्सीजन प्रेशर और FiO2 मतलब फ्रिक्शन इंस्पिरेशन ऑक्सीजन। इसका जो नॉर्मल रेशो होता है वो 400 से 500 mm of Hg तक होता है और इस स्थिति में यह 200 mm of Hg तक हो जाएगा क्योंकि गैस का जो एक्सचेंज है CO2 और O2 का बाधित हुआ है। इसी तरह से आप जब चेस्ट एक्सरे देखेंगे तो उसमें डिफ्यूजल बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स दिखाई देंगे, यानी दोनों तरफ की लंग्स की एल्वियोलाई में आपको छोटे छोटे से पॉइंट दिखाई देंगे, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस वगैरह चली गई हैं, वही उसी चीज को हम इन्फिल्ट्रेट्स कहते हैं यहाँ पे। तीसरा, लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर और पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है वो 15 mm of Hg से भी कम हो जाएगा। आप सोचेंगे क्यों? यहाँ मैं आपको बता दूं, जो हार्ट के दो पार्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट वाले में जो है प्योर ब्लड होता है और राइट वाले में इम्प्योर ब्लड होता है। लंग्स में जो ब्लड है वह राइट वाले से आता है इम्प्योर ब्लड और यहाँ से प्योर होकर ये लेफ्ट में चला जाता है। अब हमने देखा कि जो हमारी कैपिलरीज थी उनसे और एल्वियोलाई के बीच की जब दीवार खत्म होती है और कैपिलरीज से सारा जो ब्लड जो है एल्वियोलाई में भरना चालू होता है तो कैपिलरीज सिकुड़ती हैं, वहां पे उनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है एल्वियोलाई का। तो इस दबाव की पूर्ति के लिए जो राइट हार्ट होता है वो ज्यादा मात्रा में ब्लड यहाँ पर भेजने की कोशिश करता है, पर ब्लड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो पाता है और ब्लड ऑक्सीजन का एक्सचेंज बहुत कम हो गया है, तो कम ब्लड जो आगे लेफ्ट हार्ट में जाएगा उसकी मात्रा भी कम हो जाती है, तो लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर और पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर में जो है वह कम हो जाता है। यही स्थिति रहती है धीरे धीरे, तो परमानेंट से ही लंग में डैमेज हो जाता है।
और इसके कारण जो है सीवीपी का टेंशन बढ़ जाता है और जॉन्डिस भी हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड है वो लीवर में इकट्ठा रहता है, तो वहां पे इसी तरह सभी ऑर्गन्स में जो ब्लड इकट्ठा रहता है तो निकल नहीं पाएगा, तो लगभग जॉन्डिस की स्थिति भी आ जाती है। इसकी वजह से जो सूजन उत्पन्न होती है उस सूजन को हम नॉन कार्डियोजेनिक एडिमा कहते हैं, क्योंकि इसमें जो, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ये देखिए नॉन कार्डियोजेनिक एडिमा कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई कार्डियक मतलब हार्ट में विकृति नहीं है, यह जो एडिमा है वो लंग्स के कारण हो रहा है, इसलिए इसको नॉन कार्डियोजेनिक एडिमा कहते हैं। यहाँ पे लंग फेलियर की स्थिति हो जाती है, और जब लंग फेलियर होता है इसी तरह से राइट हार्ट फेलियर की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने आपको ARDS समझाया। ARDS में जो है आपको यह बताया कि ARDS में मैंने आपको यह बता दिया था कि किस तरह से लंग डैमेज हो रहे हैं और उस लंग के फेल होने से बाकी ऑर्गन फेल हो रहे हैं। इसके बाद हम कोविड पे चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि कोविड के काफी सारे सिम्टम जो हैं वो इससे मिलते हुए हैं। कोविड SARS-CoV-2, इसकी एक विशेषता होती है, ये ACE2 रिसेप्टर पे चिपकता है शरीर में। ACE2 रिसेप्टर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर। यह रिसेप्टर बॉडी में, लंग में, हार्ट में, इलियम में, किडनी में, ब्लेडर में, सब जगह पाया जाता है। लेकिन इस कोरोना वायरस की एंट्री कहां से होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंट्री करता है तो यह ब्रोंकस, जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंट्री करता है तो ये जो ब्रोंकस होती है अगर वहीं तक रुक जाता है तो आप देखते हैं ना कि कई पेशेंट जो हैं वह एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या उनमें बहुत कम सिम्टम आए। जब इनमें बहुत कम सिम्टम आए तो बहुत जल्दी रिकवरी कर जाते हैं। लेकिन इस ACE2 रिसेप्टर्स की संख्या सबसे ज्यादा एल्वियोलाई में होती है। अगर यह वायरस जब शरीर में प्रवेश किया और ब्रोंकस तक नहीं रुका और ये सीधे एल्वियोलाई में पहुंचा, तब ये खतरनाक होता है, तब सीवियर सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ACE2 रिसेप्टर्स की संख्या एल्वियोलाई में होती है। यहां पहुंच के क्या होगा? जब ये ACE2 रिसेप्टर्स पे चिपकेगा, तो मैंने आपको एक याद है जब नॉर्मल स्ट्रक्चर बताई थी तो आपको बताया था एल्वियोलाई में मैक्रोफेज सेल होती हैं। ये मैक्रोफेज सेल्स इस ACE2 रिसेप्टर से इस वायरस को एनगल्फ करके इसको खत्म करने की कोशिश करती हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, इस वायरस का जो RNA है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज्यादा वृद्धि करता है यहाँ पे, मतलब वो इतनी मात्रा में वृद्धि कर जाता है कि मैक्रोफेज इसे खत्म नहीं कर पाती। यहीं इस एल्वियोलाई के ऊपर एक डेंड्राइट सेल लगी होती है जिसे एंटीजन एक्सेप्टिंग सेल्स कहते हैं। यह भी कुछ मात्रा में इसको खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन इन सेल्स की विशेषता क्या होती है? परमेबल होती है। तो अब एल्वियोलाई के चारों तरफ तो कैपिलरीज लगी हुई हैं, तो यह मैक्रोफेज सेल और डेंड्राइट सेल कई बार इसको लेकर इस कैपिलरीज के अंदर चली जाती हैं। जब ये कैपिलरीज के अंदर चली गई तो ये ब्लड के संपर्क में आ गया। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट सेल होती हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं। ये क्या करती है? बॉडी की इम्यूनिटी बनाती है टी लिम्फोसाइट सेल, ये एक्टिव हो जाती हैं। कई तरह की होती हैं, CD4, CD8, कई तरह की सेल्स होती हैं। इसमें जो CD4 सेल होती हैं वो कुछ मात्रा में तो बी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? जैसे अब कोरोना वायरस का जो प्रतिरूप है उन्होंने उसका की स्टडी कर ली, तो उसके हिसाब से वो उसकी एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं। और कुछ मात्रा में CD4 जो सेल होती है वो केमिकल मीडिएटर रिलीज करती है और इसको खत्म करने की कोशिश करती हैं। CD8 सेल भी काफी मात्रा में केमिकल मीडिएटर रिलीज करती हैं। अब आपको मैंने ARDS में देखा था कि जब केमिकल मीडिएटर्स की संख्या मात्रा ज्यादा हो जाती है ब्लड में तो क्या करेगा? यह एल्वियोलाई और इसके बीच की दीवार को खत्म कर देगा और कैपिलरीज से जो यह कैपिलरीज से इसका सारे न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेज हैं या इसमें T4 सेल्स हैं, ये सब एल्वियोलाई में आ जाएंगी। इसीलिए जब हम कोविड के टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हम जब करवाते हैं तो देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स जो TLC होती है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स की संख्या
घटने लगती है। डीएलसी में टी लिम्फोसाइट्स कम होने लगती हैं, टीएलसी कम हो जाती है, और इसके अलावा इसमें IL-6, IL-10 जो होता है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, क्योंकि ये सब रिलीज हो रहे हैं ब्लड में। जब उसकी जब ये केमिकल मीडिएटर बढ़ ही रहे हैं और वॉल खत्म ही हो रही है, तो वापस वही फाइब्रोसिस की प्रोसेस चालू होगी, एल्वियोलाई टाइट होने लग जाएगी, गैस का एक्सचेंज बांधे को तो होगा। ब्लड में चूंकि आपने देखा कि ब्लड में आ गया ये, तो ब्लड के थ्रू ये और ऑर्गन में भी प्रवेश कर जाता है, जैसे किडनी है, हार्ट है, ब्लैडर है। तो इसी तरह से जब लंग फेलियर होगा, तो लंग फेलियर के साथ दूसरे ऑर्गन भी, हार्ट है और दूसरे ऑर्गन भी प्रभावित होंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रभावित होगी। तो कोविड की जो सीवियर कंडीशन होती है उसमें इसी ARDS के कारण, मल्टीपल ऑर्गन के फेलियर के कारण डेथ होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वाली मैं पूरी आपको बता चुकी हूँ। अब इसमें भी अगर कभी आपको कोई डाउटफुल कंडीशन है तो आप मेरे YouTube चैनल पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आयुर्वेदिक टिप्स बाय डॉक्टर नेहा कुशवाहा। उस पर मैं आपके शंकाओं का और भी समाधान कर सकती हूँ। अब हम इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो जैसे आप देखते हैं कि सभी बीमारियों में जो म्यूकस है वो काफी मात्रा में रिलीज हो रहा है और उसके क्रिस्टल्स बन रहे हैं। तो इसके लिए हमें कई तरह की औषधियां प्रयोग में आती हैं। उसके साथ ही और भी उसके सिम्टम आ रहे हैं, जैसे खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए आयुर्वेद में कई तरह की मेडिसिन काम में ली जाती हैं, जैसे श्लेष्मर औषधियां, छेदन करने वाली, जो कि कफ को छेद करके बाहर निकालती हैं। कासर औषधियां, श्वासर औषधियां, जो सांस लेने में आने वाली दिक्कत को शांत करती हैं। बुखार है तो उसके साथ साथ बुखार को दूर करने वाली औषधियां, जैसे मैंने इसमें कुछ दवाइयों के नाम दिए हैं। विभीतक है, वासा है, तालीस है, लवंग है, दालचीनी है, जूफा है, गोजिब्वा है। कासर औषधियां जैसे पिपली है, करकट शंगी है, कंटकारी है, व्रहती है, कासमर्द, ये सभी कासर औषधियां हैं। इसके केवल यही औषधियों तक आयुर्वेद सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी औषधियां हैं जो कि इसके ऊपर काम करती हैं। इसके अलावा श्वासहर औषधियां जैसे शटी है, करचूर है, पुष्कर मूल है, भारंगी है, जोरहर में वत्सनाभ, सुदर्शन, गोदंती। अब ये जब ये औषधियां हैं, ये केवल एक सिंगल ड्रग के रूप में हम काम में नहीं लेते हैं, इसके साथ ही इनके हम योग बनाते हैं। ये औषधियां यूज करके योग बनते हैं, इन योगों का इस्तेमाल हम बीमारियों में करते हैं। और इस योग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये पेशेंट की कंडीशन पे निर्भर होता है कि वो माइल्ड टू मॉडरेट है, या सीवियर है, या वेरी सीवियर है। माइल्ड वाले पेशेंट्स में तो हम जनरली कास्ट औषधियों का ही उपयोग करते हैं, उसी से पेशेंट ठीक हो जाता है। माइल्ड टू मॉडरेट में कास्ट औषधियों के साथ साथ रस औषधियों का भी उपयोग करते हैं। सीवियर में रस औषधियों के साथ साथ हम बहुत सारी भस्में हैं, क्षार है, या स्वर्णयुक्त औषधियों का उपयोग करते हैं। अब जैसे कास्ट औषधियों की बात करें तो बहुत सारी हैं आयुर्वेद में, लेकिन कुछ औषधियों के नाम बता देती हूँ, जैसे सीतोपलादी चूर्ण है, तालिशादी चूर्ण है, मधुयष्टि चूर्ण है, त्रिकटु है, कालमेघ चूर्ण है, लवंगादि बटी है, पिपलियादि चूर्ण है, कंटकारी चूर्ण है, बाल सुधा है, तिंदुक बटी है। इन सब का प्रयोग हम माइल्ड पेशेंट में करते हैं। माइल्ड पेशेंट में ज्यादा मैं तो अपने प्रैक्टिस में रस औषधियों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। माइल्ड टू मॉडरेट में इनके साथ साथ हम कुछ रस औषधियां हैं, जैसे लक्ष्मी विलास रस है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, चंदनामृत रस है, मुक्ता चूर्ण है, श्वास कुठार रस है, श्रृंगाराभ्र रस है, प्रवाल पिष्टी है, रस सिंदूर है, इनका उपयोग करते हैं। अगर इसके साथ साथ ही बुखार भी है पेशेंट को तो महासुदर्शन घनवटी है, गिलोय घनवटी है, गोदंती है, जय मंगल रस है, संजीवनी वटी है, शंशमनी वटी है। और फिलहाल में कोविड के लिए आयु 64 का भी काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ काढ़े, गोजिब्वादी क्वाथ है, या वात्श्लेष्म जोरहर क्वाथ है, इनका भी प्रयोग करते हैं। सीवियर कंडीशन में हम स्वर्णयुक्त औषधियां, जैसे स्वर्णयुक्त श्वासकाश चिंतामणि रस है, अभ्रक भस्म है, यव क्षार है, मयूर पिक्ष क्षार है, अश्वगंध क्षार है, इन सब का प्रयोग करते हैं ताकि
कफ का छेदन जल्दी से जल्दी किया जा सके। इनके साथ साथ कुछ अवलेह भी होते हैं, जैसे कि कंटकारी अवलेह, ताकि ये अवलेह का काम क्या होता है कि ये कफ के छेदन के साथ साथ शरीर का पोषण भी करते हैं, ताकि वात की वृद्धि ना हो पाए। जैसे अगस्त्य हरित की है, कंटकारी अवलेह है, वासावलेह है, च्यवनप्राश है, इन सब का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। ये सभी औषधियां हम या तो सिंगल देते हैं या इनका कॉम्बिनेशन में पेशेंट की कंडीशन के ऊपर यूज करते हैं। कई आसव वरिष्ठ भी हैं, सिरप भी हैं, जैसे कनकासव है, पिप्लियासव है, इनका उपयोग भी हम करते हैं। यही मैं आपको बताऊंगी कि जो डॉक्टर नेचर वेलनेस फार्मेसी है, इसकी भी कई ड्रग है जो काफी अच्छी हैं। इसमें कुछ ड्रग तो होती हैं हमारे पास इम्यूनो बूस्टर हैं, जैसे जिनकी इम्यूनिटी वीक है, तो प्रेजेंट में अगर आप उनका उपयोग करेंगे तो आप काफी हद तक कोविड के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। या जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, हेल्दी रहना है, इस सीजन में अपने आप को कोविड के इन्फेक्शन से बचाना है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हर्बल वेलनेस टी है, इसमें अश्वगंधा, शतावरी वगैरह का इस्तेमाल है। गिलोय टैबलेट है, ये आपको गिलोय टैबलेट जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है और डिजीज होने पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। नोनी प्लस जूस, शुगर फ्री, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पंच तुलसी ड्रॉप में 5 प्रकार की तुलसी की ड्रॉप्स हैं। इसको आप इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी खासियत यह है, दूसरा ये तुलसी जो है वो वायरल डिजीज के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। कोई भी जो वायरल है, चाहे वह नॉर्मल वायरल हो या कोविड हो, तो बहुत अच्छा काम करती है। च्यवनप्राश अवलेह है। इसके अलावा अस्थमा, रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस है या डिजीज में इम्यून प्लस जूस है, पंच तुलसी ड्रॉप्स है, बता ही दिया था मैंने, इम्यून प्लस ड्रॉप्स है, और च्यवनप्राश अवलेह, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। मेरी आज की जानकारी इतनी थी। अगर आप लोगों को कोई सवाल है या और कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो प्लीज बताएं। हेलो। हाँ, यस, आपने पूरा डिटेल में पूरा अच्छा बताया प्रेजेंटेशन। काफी लंग्स में क्या एनाटॉमी है, क्या पैथोलॉजी है, कैसे किस तरह से श्लेष्मा बनता है, किस तरह से सारी चीजें होती हैं। तो अभी फिलहाल एक्चुअली कि अपन क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं कर सकते, क्योंकि काफी लोग एसोसिएट हैं इसमें अभी, तो उसके लिए एक सेपरेट टाइम निकालेंगे अभी, और लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग लेके आप लोगों से फुल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू डॉक्टर नेहा फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेशन, और होपफुली हम लोग सारे मिलकर आयुर्वेद के अवेयरनेस को आगे तक लेके जाए। और पूरे कोविड का अभी काफी आपने इन्फॉर्मेशन दिया, तो होपफुली जितने भी जो हमारे एसोसिएट हैं उसको फॉलो करेंगे, और प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट जितने भी अपने जो अपने प्रोडक्ट बताए हैं वो उन लोगों को आगे देंगे। ठीक है, है ना? फिनिश कर। वेलकम।